IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरों में। मैं हूं पंकज भार्गव। नमस्कार, मैं हूं पायल भुयन। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें होंगी देश भर की 100 बड़ी खबरें। तो शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों के साथ। बिहार में सियासी घमासान चरम पर पहुंच गया है। आज सुबह बिहार के प्रभारी राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी पटना पहुंच रहे हैं। दोपहर बाद नीतीश कुमार करीब 1:30 बजे राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के 97 विधायक भी राजभवन तक मार्च करेंगे। उनका दावा है कि उन्हें 130 विधायकों का समर्थन हासिल है। इस बीच मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कुर्सी छोड़ने से इनकार करते हुए कहा कि वो अपनी ताकत विधानसभा में दिखाएंगे। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने दिल्ली आए जीतन राम मांझी भी आज पटना लौट रहे हैं। इस दौरे में मांझी ने अलग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मांझी के हौसले बुलंद हैं। इस बीच बिहार के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने नीतीश समर्थक 20 मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इसके अलावा राज्यपाल मांझी की सिफारिश पर भी विचार कर सकते हैं। राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में मांझी ने नीतीश कुमार के जेडीयू विधायक दल के नेता चुने जाने पर सवाल उठाए हैं। मांझी के मुताबिक जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का विधायक दल की बैठक बुलाना अवैध है। मांझी ने नीतीश को विधानसभा में बहुमत साबित करने की चुनौती दी। सीएम की कुर्सी न छोड़ने पर अड़े मांझी ने कहा कि नीतीश उन्हें रबर स्टैंप बनाकर रखना चाहते थे, लेकिन उनकी बढ़ती लोकप्रियता से वो घबरा गए। मांझी ने नीतीश पर एक-एक कर कई तीर चलाए और उन पर धोखा देने का आरोप तक लगाया। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश सत्ता के बिना नहीं रह सकते। दिल्ली के बिहार निवास पहुंचे मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि अभी वो ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मांझी के मुताबिक वो विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेंगे। मांझी ने साफ कहा कि वो वापस लौटते ही 19 या 20 फरवरी को कैबिनेट का विस्तार करेंगे। इस बीच बिहार में नीतीश कुमार के समर्थकों ने राजभवन जाकर इस बात की इत्तला दी कि अब जेडीयू विधायक दल के नेता नीतीश है। नीतीश समर्थक जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी के नेता समर्थन की चिट्ठी लेकर राजभवन पहुंचे थे। बिहार विधानसभा के स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल के नेता के रूप में मान्यता दे दी। इससे संबंधित चिट्ठी स्पीकर ने जारी भी कर दी है। संवैधानिक रूप तौर पर अब तक सीएम पद पर जीतन राम मांझी बने हुए हैं। वहीं स्पीकर के फैसले के बाद मांझी समर्थक ने अपने आरोप लगाया है कि स्पीकर नीतीश के हाथ की कठपुतली है। मांझी समर्थकों ने यह भी आरोप जड़ा है कि स्पीकर को संविधान का ज्ञान नहीं है। उधर नीतीश कुमार के करीबी और राज्यसभा सांसद रामचंद्र प्रसाद ने दावा किया कि उनके गुट को 130 विधायकों का समर्थन हासिल है। जेडीयू के अलावा कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों ने भी नीतीश कुमार के समर्थन का ऐलान किया है। जेडीयू के बागी नेता और मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के समर्थक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का दावा है कि मांझी के समर्थन में 117 से ज्यादा विधायक हैं। ज्ञानू के मुताबिक जेडीयू और आरजेडी के कई विधायक उनसे लगातार संपर्क में हैं। बिहार में जेडीयू में जारी घमासान के बीच दिल्ली में एनडीए नेताओं ने बैठकर बिहार के सियासी हालात पर चर्चा की। बिहार बीजेपी के नेता और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के घर पर हुई इस बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान, शाहनवाज हुसैन समेत कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। जेडीयू के आरोपों के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने पलटवार करते हुए कहा है कि बिहार में सियासी उथल-पुथल नीतीश कुमार की वजह से हो रही है। शाहनवाज के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महादलित वर्ग से आने वाले जीतन राम मांझी के खिलाफ हो गए हैं। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के समर्थक शिक्षा मंत्री विशन पटेल ने कहा कि अब राजभवन पर सबकी नजर है। जीतन राम मांझी के पास बहुमत है और उसे सदन में सिद्ध भी किया जाए। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। रामविलास पासवान के मुताबिक सूबे में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, लिहाजा वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। रामविलास पासवान के मुताबिक नीतीश कुमार एक महादलित को बेवजह तंग कर रहे हैं। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि वो पूरी तरह से जीतन राम मांझी के साथ हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्यपाल इस बारे में सही फैसला लेंगे। इस बीच आरजेडी के मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली में जीतन राम मांझी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और शरद यादव से बात कर समझौता करवाएंगे। उन्होंने कहा कि समझौते के तहत मांझी को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए।
दिल्ली की जनता का फैसला 10 तारीख को ईवीएम से बाहर आएगा। वोटों की गिनती से पहले ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। मतगणना के लिए 14 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। अक्षरधाम के पास खेलगांव में बने काउंटिंग सेंटर में 200 मीटर के दायरे में कड़ी सुरक्षा की गई है। गेट पर नागालैंड पुलिस तो स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में सीआरपीएफ और बीएसएफ लगी हुई है। ज्यादातर सर्वे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बढ़त दिखा रहे हैं। हालांकि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का दावा है कि बीजेपी कंफर्टेबल मेजॉरिटी से सरकार बनाएगी। उनका यह भी कहना है कि अपने 70 उम्मीदवारों से बात करने के बाद ही वो ये दावा कर रहे हैं। बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी भी दावा कर रही हैं कि सर्वे जो भी हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे अलग है और 10 तारीख को बीजेपी की ही सरकार बनेगी। उधर दिल्ली विधानसभा की रोहतास नगर और दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र के एक एक बूथ पर आज पुनर्मतदान किया जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम मशीन में खराबी के चलते फिर से मतदान कराने का रखा गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली कैंट विधानसभा के बूथ नंबर 31 और रोहतास विधानसभा के 132 बूथ पर ईवीएम मशीन के कुछ दिक्कत आ गई थी, जिस वजह से फिर से मतदान कराया जा रहा है। दिल्ली चुनाव से पहले शराब बंटवाने के आरोपों का सामना कर रहे उत्तम नगर विधानसभा सीट से आम आदमी प्रत्याशी नरेश बाल्यान आज दिल्ली पुलिस के सामने पेश होंगे। गौरतलब है कि पुलिस ने नरेश बाल्यान को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन चुनाव में अपनी व्यस्तता बताकर नरेश ने पुलिस से चुनाव के बाद पेश होने का वादा किया था। उत्तम नगर के ओम बिहार इलाके में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार नरेश बाल्यान के ऑफिस के सामने एक गोदाम में छापेमारी के दौरान शराब की पेटियां बरामद की गई थी। आरोप है कि ये शराब बाल्यान के चुनाव के मद्देनजर मंगवाई थी। न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बढ़त के बीच नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनावी थकान मिटाने के लिए रविवार को सिनेमा हॉल में अक्षय कुमार की फिल्म बेबी देखने पहुंचे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ कटगंज से पार्टी उम्मीदवार मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास भी मौजूद थे। कई महीनों से चुनाव प्रचार में व्यस्त आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जमकर फिल्म बेबी का लुत्फ उठाया। उधर जीत के लिए प्रार्थनाओं का दौर भी लगातार जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उज्जैन के महाकाल के दरबार में माथा टेकते नजर आए। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सीएम पद की दावेदार किरण बेदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो के साथ पंचामृत पूजन किया, जीत के लिए प्रार्थना की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने फैसलाबाद में जमकर खुशियां मनाई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जश्न मनाया। उधर गुजरात के भरूच में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल को नक्सली टाइप आदमी करार दिया। स्वामी ने कहा कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 1 साल से ज्यादा नहीं चल पाएगी। बीजेपी के गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ भड़काऊ भाषण उन्होंने दिया। विश्व हिंदू परिषद के 50वीं वर्षगांठ पर अपने भाषण में आदित्यनाथ ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो सभी मस्जिद के अंदर गौरी और गणेश की मूर्ति लगवा देंगे। विश्व हिंदू परिषद ने बेंगलुरु के कार्यक्रम में प्रवीण तोगड़िया पर पाबंदी के बावजूद उनके रिकॉर्डेड भाषण को दिखाया। पुलिस ने तोगड़िया के शहर में घुसने पर पाबंदी लगा रखी है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस आज पूरे राज्य में बीजेपी सरकार के खिलाफ रास्ता रोको आंदोलन करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को कोई राहत नहीं दी है और पेट्रोलियम की घटती कीमतों के बावजूद लोगों को कोई फायदा नहीं मिला है। उधर पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। जम्मू के आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त फायरिंग की गई। इस गोलीबारी का भारत की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। रात 1:10 के बाद से बॉर्डर पर कोई फायरिंग नहीं हुई है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में आशुतोष महाराज की गहन समाधि को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दी गई चुनौती के मामले में आज सुनवाई होगी। गौरतलब है कि 1 साल पहले आशुतोष महाराज को डॉक्टर आज के ठीक मेडिकली मृत घोषित कर चुके हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में आज कोयला घोटाला मामले पर सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि सीबीआई इस मामले में अभी तक हुई जांच का ब्यौरा अदालत को दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आज दयानिधि मारन और कलानिधि मारन का याचिका पर सुनवाई होगी। उन्होंने एयरसेल मैक्सिस मामले में खुद को समन भेजने जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। इनका कहना है कि विशेष 2G अदालत इस मामले को नहीं सुन सकती है। दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर के बेल की सुनवाई भी आज कोर्ट में होगी। आपको बता दें कि कासकर को 3 फरवरी को एक मुंबई के कारोबारी को धमकाने और फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
अमेरिका के साथ परमाणु करार पर केंद्र सरकार ने सफाई दी है और कहा है कि फिलहाल मौजूदा लायबिलिटी कानून में कोई बदलाव करने का प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने कहा है कि इंश्योरेंस पुल में सप्लायर और ऑपरेटर दोनों कवर हैं। इधर दिल्ली में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। स्वाइन फ्लू के कारण दिल्ली में 55 साल के एक शख्स की मौत हो गई है। दिल्ली में अब तक स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। राजस्थान में स्वाइन फ्लू के कहर के बाद केंद्र सरकार की टीम ने जयपुर के एक अस्पताल का जायजा लिया। राज्य में फ्लू से अब तक 94 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वाइन फ्लू से तेलंगाना नालगोंडा जिले में एक गर्भवती महिला की जान चली गई। बता दें कि इस साल स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 41 पर पहुंच गई है और करीब 23 लोग इसकी चपेट में आए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी स्वाइन फ्लू लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लखनऊ में अभी तक स्वाइन फ्लू के 40 मामले सामने आ चुके हैं। यहां जनवरी में 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। मेरठ में एक पुरुष ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मेरठ के डॉक्टर दंपति के पास 3 वर्ष पहले आया। जांच की गई तो पता चला कि मां डीएनए पुरुष का है और उसमें क्रोमोसोम XY पाया गया। XY क्रोमोसोम पुरुषों में होता है। गर्भाशय को विकसित किया गया और आखिरकार 3 वर्ष बाद डॉक्टर को सफलता मिल गई। पंजाब के लुधियाना में केएसआईओ ने चर्चों पर बढ़ते हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से अपील पर की कि घर वापसी जैसे नारों से भय का माहौल न बने। उन्होंने ईसाइयों के खिलाफ फर्जी केस को बंद करने की भी मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों को एक नई सुविधा मिली है। अब अगर आप बनारस में काशी के घाटों पर जाएंगे तो वहां पर आपको मुफ्त वाईफाई सुविधा का लाभ मिलेगा। बीएसएनएल ने यहां के दशाश्वमेध घाट और शीतला घाट पर फ्री वाईफाई सुविधा दी है। एक महीने के अंदर काशी के कुल 8 घाटों को वाईफाई से लैस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस सेवा का उद्घाटन किया। सिगरेट पर वैट घटाए जाने के प्रदेश सरकार के फैसले को मध्य प्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने गलत बताते हुए इस पर सवाल उठाए हैं। एसोसिएशन का कहना है कि वैट घटाने से सरकार का राजस्व तो नहीं बढ़ेगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं पर और भी अधिक खर्च करना पड़ेगा। राजगढ़ जिले में बीती रात तेज आंधी, बारिश और ओले पड़ने से सैकड़ों किसानों की गेहूं और धनिया की लहलहाती फसल बर्बाद हो गई। किसानों को इस बार गेहूं की फसल से काफी उम्मीदें थी, लेकिन बारिश और ओलों ने किसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। भारतीय सेना की 12 रैपिड डेजर्ट सफारी रैली ने रविवार को पोखरण के कई ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर बेटी बचाओ और स्वच्छ भारत अभियान का संदेश दिया। जोधपुर से निकली ये रैली जैसलमेर होते हुए करीब 1350 किलोमीटर का सफर तय करेगी और इलाके के विभिन्न गांवों में जाएगी। रायपुर में गांव को मनरेगा योजना के बेहतर तरीके से लागू करने के लिए पुरस्कृत किया गया। गांव के सरपंच को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम कराने के लिए सम्मानित किया गया। उधर मुंबई के मशहूर स्काई लॉन्ज रेस्टोरेंट के बाथरूम में कैमरा लगाने की खबर सामने आई है। आरोपी की होटल स्टाफ के कर्मचारियों ने बाथरूम में वीडियो कैमरा लगा रखा था। जानकारी के मुताबिक होटल के एक वेटर को तब रंगे हाथों पकड़ लिया गया जब वो कैमरा हटाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने आरोपी वेटर के पास से 6 वीडियो क्लिप्स बरामद की हैं। दिल्ली से सटे दादरी इलाके में एक चलती बस में महिला से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई। पीड़ित महिला कन्नौज से दादरी जाने के लिए बस में चढ़ी थी। आरोपी ड्राइवर और हेल्पर ने महिला के साथ बस में रेप किया। दोनों आरोपी फरार हैं। पंचकुला में एक निजी स्कूल में एक छात्रा का अश्लील वीडियो बनाने का मामला, पुलिस ने बैडमिंटन कोच को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि कोच इस वीडियो क्लिप से छात्रा को 2 साल से ब्लैकमेल कर रहा था और उसका शोषण कर रहा था। आरोप के मुताबिक बैडमिंटन कोच ने अपने एक साथी के साथ मिलकर 16 साल की इस छात्रा का अश्लील क्लिप बना लिया था और दोनों मिलकर उसे धमकाते थे और उसका यौन शोषण करते थे। पुलिस पर आरोपियों के साथ ढिलाई से पेश आने का आरोप लगा है। लखनऊ की गौरी हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने गौरी के प्रेमी हिमांशु को धर दबोचा है। पुलिस ने प्रेमी हिमांशु के कपड़े, गौरी का गायब मोबाइल और वो ब्लेड भी बरामद की है जिससे गौरी का कत्ल किया गया था। पुलिस ने आरोपी हिमांशु के साथी रोहित को भी मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गौरी से प्यार करने वाले हिमांशु को शक था कि उसका संबंध किसी और से भी है। गौरी के मोबाइल में कुछ तस्वीरें देख बौखला हिमांशु ने पहले गला दबाकर हत्या की, बाद में शव के टुकड़े करके अलग अलग इलाकों में फेंक दिया। गौरी के कातिल तक पहुंचने में सीसीटीवी फुटेज और व्हाट्सएप के मैसेज ने पुलिस की मदद की। गौरी के कत्ल के आरोपी हिमांशु ने बेहद शातिर तरीके से हत्या को अंजाम दिया। उसने गौरी को बुलाने के लिए फोन का इस्तेमाल न कर व्हाट्सएप मैसेज का इस्तेमाल किया।
गौरी को घर से ले जाते वक्त हिमांशु ने हेलमेट पहन लिया था। पुलिस को शक है कि उसने गौरी को घर से ले जाते वक्त ही कत्ल का प्लान बनाया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस टीम ने कातिल को धर दबोचा। उधर रोहतक में नेपाली मूल की लड़की के साथ हुए गैंगरेप के विरोध में हिसार में कैंडल मार्च निकालकर प्रदेश सरकार से महिलाओं की सुरक्षा की मांग की गई। कैंडल मार्च के दौरान महिलाओं में दरिंदों के खिलाफ काफी गुस्सा देखने को मिला। महिलाओं ने दोषियों को फांसी देने की मांग की और साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने की जरूरत है ताकि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार कम हो सके। निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर के चेयरमैन पर इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक छात्रा की यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है। रांची की रहने वाली छात्रा का आरोप है कि चेयरमैन बीएस तोमर विदेश भेजने के नाम पर यौन शोषण करते थे। मधुबनी में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और उसकी हत्या की कोशिश भी की। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ट्रक से ड्रग्स के 300 पैकेट बरामद किए गए। ट्रक के ड्राइवर और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ड्रग्स मिलने के बाद दोनों देशों के बीच कारोबार फिलहाल रोक दिया गया है। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की मुहिम को बड़ी सफलता मिली है। नक्सली कमांडर अनिल सिंह ने रविवार को डीजीपी के सामने सरेंडर कर दिया। डीजीपी ने उसको मुख्य धारा में शामिल करने का भरोसा दिया है। आज दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी और अर्धसैनिक बलों के आला अधिकारियों की बैठक हो रही है। इस बैठक में नक्सलियों के खिलाफ रणनीति पर विचार किया जाएगा। मध्य प्रदेश के दमोह में एक मनचले से परेशान होकर स्कूली छात्र ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि 1 साल से ये युवक फोन कर छात्र को परेशान कर रहा था। उधर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में भांजे पर अपने मामा को पीट कर मार डालने का आरोप लगा है। आरोप है कि मृतक शख्स अपनी बहू और आरोपी के बीच के अवैध संबंधों को लेकर विरोध करता था। घटना के बाद से आरोपी फरार है। बलिया पुलिस ने 3 बड़े मूर्ति चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। चोरों के पास से अति प्राचीन अष्टधातु की राम, जानकी और लक्ष्मण की 3 बेशकीमती मूर्तियां बरामद की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन मूर्तियों की कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए बताई गई है। यहां बता दें कि कई महीनों से इस गैंग ने मूर्ति चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस का जीना मुहाल कर रखा था। जांच पड़ताल के दौरान जीप से अष्टधातु की अति प्राचीन 3 बेशकीमती मूर्तियां बरामद की। हमारे सहयोगी चैनल ईटीवी की खबर के बाद बलिया प्रशासन नींद से जागा है और बीमार बच्ची लीजा का इलाज के लिए पीजीआई भेजने का फैसला किया है। बीमार बच्ची के घर जिले के सीएमओ खुद पहुंचे और उन्होंने परिवार को इलाज का भरोसा दिया है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने अपनी ही सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से शिक्षकों के हितों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। इसके अलावा भी राम गोविंद ने उत्तर प्रदेश की सपा सरकार पर कई हमले किए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हथियारबंद लुटेरों ने लाठी और फरसे से हमला कर बाइक सवार दंपत्ति का सारा सामान और बाइक लूटकर वहां से फरार हो गए। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड के काशीपुर में एक निर्माणाधीन मकान में पानी के भरे टैंक में डूबने से 7 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। काफी देर से गायब बच्ची जब नहीं मिली तो घर के सामने बन रहे पानी टंकी में उसकी तलाश की गई, जहां से उसका शव बरामद हुआ। इंदौर में लोकायुक्त के छापे में एक और अफसर की करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। लोकायुक्त ने प्रदेश सरकार में खाद्य आपूर्ति अधिकारी AK नायक के खंडवा और इंदौर के ठिकाने पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान 36 फ्लैट वाली एक बिल्डिंग, 5 प्लॉट, एक गैस एजेंसी, गोडाउन, एक दुकान, 2 आलीशान फ्लैट, 15 लाख का कैश, सोने चांदी के जेवर, 2 संचालित जिम और 2 लग्जरी गाड़ियां मिली हैं। अभी अधिकारी के बैंक खातों की जांच होनी बाकी है। वहीं AK नायक का कहना है कि सारी संपत्ति उनके पत्नी की है। सिरोही जिले की रेवदर पुलिस ने गुजरात जा रही अंग्रेजी शराब की 1100 पेटियों से भरा एक ट्रक पकड़ा है। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई शराब की कीमत तकरीबन 50 लाख रुपए आंकी गई है। ग्रेटर नोएडा में गैंगवार की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। घटना ग्रेटर नोएडा की नियानी गांव की है, जहां एक प्रधान को गोलियों से भून दिया गया। प्रधान के सरकारी गनर को भी मौत के घाट उतार दिया गया। मरते मरते गनर ने एक बदमाश को भी मार गिराया। इस गोलीकांड में दादूपुर के प्रधान हरेंद्र नागर, प्रधान के गनर सिपाही बुदेव और एक हमलावर की मौत हो गई। हमलावर की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक ये फायरिंग एक सोची समझी साजिश के तहत की गई थी। प्रधान के खिलाफ एक अहम गवाह भी था। प्रधान हरेंद्र नागर पर भी कई मुकदमे थे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। आप हैं पायल और पंकज के साथ। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं। वर्ल्ड कप से पहले एडिलेड में अपना पहला अभ्यास मैच खेल रही भारतीय टीम हार गई है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 106 रन से जीत दर्ज की है। ऑस्ट्रेलिया के लिए 372 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 265 रन पर ही सिमट गई। टीम इंडिया के स्टार ओपनर रोहित शर्मा का मानना है कि वर्ल्ड कप के पहले मैच में दबाव टीम इंडिया पर नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर होगा, जो इस टूर्नामेंट में आज तक कभी भारत को हरा नहीं पाया है। टीम इंडिया के पूर्व कोच और वर्तमान में साउथ अफ्रीका के कोच गैरी कर्स्टन का मानना है कि पिछली चैंपियन टीम इंडिया को चुका हुआ माना लेना जल्दबाजी होगी और महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में भारत फिर विश्व कप जीत सकता है। 1983 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे मोहिंद्र अमरनाथ का मानना है कि 14 फरवरी से शुरू हो रहे आईसीसी विश्व कप 2015 में स्पिन गेंदबाज भारत के लिए अहम किरदार निभा सकते हैं। बीसीसीआई की एटीएम चेन्नई में 2 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट में आईपीएल मामले की सुनवाई के चलते ये टलती गई और पिछले महीने सुनवाई पर फैसला देते हुए कोर्ट ने 6 हफ्ते में एटीएम बुलाने को कहा था। हालांकि श्रीनिवासन की स्थिति को लेकर अभी भी पता नहीं उठा है। आईपीएल के मीडिया अधिकारों के लिए लगने वाली बोली के लिए बीसीसीआई ने समय सीमा को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अगले 3 आईपीएल सीजन के मीडिया अधिकारों के लिए लगने वाली इस बोली को 9 फरवरी तक बढ़ाया गया है। गुड़गांव के समय शिवानी ने 35वें नेशनल गेम्स में 2 नेशनल रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। 200 मीटर फ्री स्टाइल और 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में शिवानी ने यह रिकॉर्ड बनाया है। नेशनल गेम्स में शिवानी ने कुल 3 पदक जीते हैं। काला हिरण शिकार मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में गवाहों की पेशी होगी। गौरतलब है कि सलमान खान अन्य लोगों पर 1998 में जोधपुर में फिल्म की शूटिंग के दौरान काले हिरण के शिकार का आरोप है। आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान को आज सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में कानूनी बिंदुओं और अंतिम बहस होगी। बहस पूरी होने के बाद इस मामले में फैसले की तारीख भी निश्चित की जाएगी। अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में करण जौहर का लुक सामने आया है। अनुराग की फिल्म मई में रिलीज होगी। बॉम्बे वेलवेट में करण नेगेटिव किरदार में नजर आए। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम आजकल अपनी फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम अड़चनों के बाद आखिरकार राम रहीम की फिल्म 13 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। हैदराबाद में अपनी फिल्म रॉय के प्रमोशन करने पहुंचे अर्जुन रामपाल और जैस्मीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हंगामा हुआ। आरोप है कि इवेंट कवर करने पहुंची महिला पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर पराग देसाई ने बदसलूकी की। रणबीर कपूर ने कैटरीना कैफ के साथ सगाई की खबरों को नकारा है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू के दौरान रणबीर ने कहा कि वो शादी करके सेटल होना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है। सलमान खान की बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन की फिल्म हीरो 3 जुलाई को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का निर्देशन निखिल अडवाणी कर रहे हैं। इस फिल्म में आदित्य पंचोली और आतिया शेट्टी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। अमिताभ बच्चन और धनुष की फिल्म शमिताभ ने बॉक्स ऑफिस पर 2 दिन में 7 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई कर ली है। आर बल्कि के निर्देशन में बनी शमिताभ को फिल्म क्रिटिक्स भी भरपूर उनका सराहना मिल रहा है। साथ ही दर्शकों जो है वो फिल्म को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और दिल्ली चुनाव पर IBN 7 की खास कवरेज लगातार जारी है और 10 फरवरी को सबसे सटीक नतीजों के लिए देखिए सिर्फ IBN 7।